अगर सवाल पूछना अपराध बन जाए और अगर शिकायत करना हथियार बन जाए तो क्या वह शिक्षा है या सत्ता का प्रयोग। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी सोसाइटी में सौरभ मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं उस मुद्दे की जिसने कैंपस से लेकर के कोर्ट तक और क्लासरूम से लेकर के सड़क तक एक नई बहस छेड़ दी है। यूजीसी एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल 2026। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह सामाजिक न्याय की जीत है, तो कुछ पूछ रहे हैं कि क्या यह चुनिंदा वर्ग को टारगेट करने का औजार बन रहा है। आज की ये डॉक्यूमेंट्री नारे नहीं लगाएगी बल्कि सवाल पूछेगी, क्योंकि सवाल पूछना ही लोकतंत्र की असली शिक्षा है। जब भी भारत में उच्च शिक्षा की बात होती है तो एक नाम बार बार सामने आता है, यूजीसी। लेकिन सवाल यह है कि यूजीसी आखिर है क्या और यह इतना शक्तिशाली कैसे बन गया। यूजीसी का मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यानी वो संस्था जो यह तय करती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कहलाएगी और कौन सी यूनिवर्सिटी नहीं कहलाएगी। 1956 में बने यूजीसी एक्ट के तहत यूजीसी को यह अधिकार दिया गया कि वह यूनिवर्सिटी को मान्यता दे, उनकी डिग्रियों को वैध माने, शिक्षकों की योग्यता तय करे और नेट जैसी परीक्षाएं आयोजित करे और जरूरत पड़ने पर मान्यता वापस भी ले ले। यानी अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो यूजीसी के बिना भारत की यूनिवर्सिटी व्यवस्था जो है वो सांस भी नहीं ले सकती है। लेकिन यहीं से समस्या शुरू होती है। जब कोई संस्था मान्यता देने और छीन लेने दोनों की शक्ति रखती हो तो उसके बनाए नियम कानून जैसे प्रभाव डालने लगते हैं और भले ही वे संसद से पास न हुए हों लेकिन दबाव तो डालते ही हैं। और एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल 2026 यही सवाल खड़ा करते हैं कि क्या यूजीसी केवल गाइडलाइन दे रही है या यह व्यवहार में कानून जैसा नियंत्रण लागू कर रही है। और अगर कोई कॉलेज इन नियमों को नहीं माने तो सजा क्या है। सजा उसकी कुछ भी होगी। उसकी सजा है मान्यता रद्द होगी, डिग्री रोक दी जाएगी, परीक्षाओं से बाहर कर दिया जाएगा, फंडिंग बंद। यानी अकादमिक निर्णय पूरा भविष्य तय कर सकता है। अब सवाल उठता है, इतनी शक्ति के साथ क्या जवाबदेही भी उतनी ही मजबूत है। अब जरा यहाँ रुक करके एक बहुत जरूरी सवाल पूछते हैं। यूजीसी ने जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल 2026 बनाए हैं, क्या ये कानून है? आप सब बताइए, क्या ये कानून है? तो उत्तर है बिल्कुल नहीं। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता है। असली सवाल यह है कि क्या ये कानून से कमजोर है या फिर कानून से भी ज्यादा ताकतवर है। और अगर ये कानून नहीं है तो फिर देश भर की यूनिवर्सिटीज में इतना बड़ा हंगामा क्यों, इतना डर क्यों, इतनी नाराजगी क्यों? सबसे पहले हम समझते हैं रूल और लॉ में फर्क क्या होता है। देखिए साथियों, कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास होता है। संसद में लोकसभा के पास होता है, राज्यसभा के पास राष्ट्रपति की मंजूरी, फिर गैजेट नोटिफिकेशन, तब जाकर के कोई चीज कानून बनती है। लेकिन रूल एक संस्था बनाती है अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर। यूजीसी एक संस्था है, लेकिन कोई मामूली संस्था नहीं है। यूजीसी वो संस्था है जो ये तय करती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी वैध है, किसकी डिग्री मानी जाएगी, कौन पढ़ा सकता है और कौन परीक्षा दे सकता है, और किस कॉलेज को बंद किया जा सकता है, किस कॉलेज को चालू किया जा सकता है। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई संस्था आपकी डिग्री रोक सकती है तो वो आपके भविष्य पर कितना कंट्रोल रखती है। यहीं से असली डर शुरू होता है। यूजीसी कहती है कि ये नियम कानून नहीं है जो लेके आए हैं यूजीसी, और ये सिर्फ गाइडलाइंस है। लेकिन साथियों, ये वही गाइडलाइंस है जिन्हें न मानने पर कॉलेज की मान्यता रद्द हो जाएगी, यूनिवर्सिटी की मान्यता खत्म हो जाएगी, छात्र की डिग्री रोकी जा सकती है, शिक्षक की नौकरी खतरे में आ सकती है, नेट, जीआरएफ, पीएचडी, सरकारी नौकरी सब प्रभावित हो सकते हैं। अब बताइए, अगर ये कानून नहीं है तो फिर सजा कानून से भी ज्यादा क्यों है। जैसे मान लीजिए, अगर बैंक गड़बड़ करे तो आरबीआई दंड दे, शेयर मार्केट गड़बड़ करे तो सेबी सजा दे। वैसे ही अगर यूनिवर्सिटी गलत मानी गई तो यूजीसी कार्रवाई करे। लेकिन एक फर्क है, आरबीआई और सेबी के नियम सभी पर बराबर लागू होते हैं, किसी को कोई आरक्षण नहीं मिलता है। लेकिन यूजीसी के एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल में बराबरी का दावा तो करते हैं लेकिन बराबरी नहीं करते हैं। सबसे विवादित बात क्या है, इस पर जानिए। सबसे बड़ा विवाद यही है, मतलब सबसे बड़ा विवाद ये नहीं है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, इससे कोई असहमत नहीं है। सबसे बड़ा विवाद यह है कि भेदभाव का आरोपी कौन हो सकता है और भेदभाव का शिकार कौन माना जाएगा। यूजीसी के ड्राफ्ट में भेदभाव के मतलब जो करने वाला जो जिसके ऊपर होगा वो एससी, एसटी, ओबीसी, ये 3 वर्ग हैं। ये जो प्रोटेक्टेड वर्ग हैं, प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जनरल यानी सवर्ण वो पोटेंशियल एक्सक्लूड में आते हैं। यानी अगर शिकायत हुई तो शक की सुई किस पर जाएगी।
आप खुद सोचिए, क्या यूजीसी ने मान लिया कि भेदभाव एक तरफा होता है? ये सबसे खतरनाक मानसिकता है। यूजीसी के नियमों की मूल धारणा ये बनती है कि भेदभाव जनरल कास्ट वाले करते हैं। किससे? एससी एसटी ओबीसी से। लेकिन क्या हकीकत इतनी सरल है? क्या ओबीसी ओबीसी में भेदभाव नहीं करते हैं? क्या एससी एससी में नहीं करते हैं? क्या एसटी के अंदर हायरार्की नहीं है? क्या राजनीतिक गुटबाजी नहीं होती है? क्या छात्र राजनीति नहीं होती है? यूजीसी ने इन सवालों का कोई जवाब तक नहीं दिया है। पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी, यूजीसी ने जो सिस्टम बनाया है वो इक्विटी कमेटी बनाया है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनाया है, एम्बुड्समैन बनाया है, ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम उसमें रखा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या फॉल्स यानी गलत कंप्लेंट से बचाव भी है कि नहीं है? अगर शिकायत झूठी निकली तो शिकायतकर्ता को सजा मिलेगा? नहीं मिलेगा। बदनामी का मुआवजा मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अकादमिक नुकसान की भरपाई होगी? कुछ भी नहीं। यानी सख्ती है लेकिन जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। और यहीं से डर का माहौल इसमें बनता है। तो सोचिए, एक टॉपर छात्र, एक रिसर्च स्कॉलर, एक प्रोफेसर, अगर वो लोग इससे डर रहे हैं कि कल कोई मुझ पर शिकायत ना कर दे और मेरी पूरी जिंदगी रुक जाए, तो क्या वो खुल करके बोलेगा? क्या वो सवाल करेगा? क्या वो बहस करेगा? या फिर बिल्कुल चुपचाप रहेगा? शिक्षा का माहौल है या डर का कैंपस बन गया है? यूनिवर्सिटी का मतलब होता है बहस, सवाल, मतभेद, तर्क। लेकिन अगर हर बात पर जाति का एंगल खोजा जाएगा तो शिक्षा नहीं, साइलेंस पैदा होगा। और यही वजह है कि विरोध जातिवादी नहीं है, ये विरोध भेदभाव के समर्थन में नहीं है, एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ भी नहीं है, ये विरोध वन साइडेड पावर के खिलाफ है, ड्यू प्रोसेस के बिना सजा के खिलाफ है, और प्रेजुम्पशन ऑफ गिल्ट के खिलाफ है, कंसल्सन ऑफ हेडिंग के खिलाफ है। ठीक है, तो साथियों, यूजीसी एंटी डिसमिशन रूल 2026 ये बिल्कुल कानून नहीं है, संसद से पास भी नहीं है, लोकतांत्रिक बहस भी नहीं है। ठीक है, लेकिन असर कानून से भी ज्यादा है, सख्ती बिना जवाबदेही की है, डर बिना सुरक्षा। और यही वजह है कि देश के कैंपसों में सवाल उठ रहे हैं। और अब सवाल ये है कि ये नियम जमीन पर लागू कैसे होंगे? कौन शिकायत करेगा? कौन जांच करेगा? और फैसला कौन सुनाएगा? और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। यूजीसी ने कैंपस के अंदर में क्या क्या बनाया है? यूजीसी ने हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अनिवार्य कर दिया है क्या? इक्विटी कमेटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल, इक्विटी स्क्वाड यानी इक्विटी एम्बेसडर, और ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल, और फिर एक बनाया है एम्बुड्समैन सिस्टम। कागज पर यह सब बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जरा ध्यान से सुनिए। इक्विटी कमेटी जो है वो सबसे ताकतवर है, लेकिन सबसे खतरनाक इकाई है। इक्विटी कमेटी के पास अधिकार है। किसका अधिकार? शिकायत स्वीकार करने का, और प्रीमा फेसिस तय करना, जांच करना, रिपोर्ट देना, सिफारिश करना। और ये सब सिर्फ 24 घंटे में मीटिंग होगी, 15 दिन में रिपोर्ट चली जाएगी, और 7 दिन में सारी कार्रवाई। मतलब इतनी तेज प्रक्रिया। सवाल उठता है कि क्या इतनी जल्दी निष्पक्ष जांच संभव है? सबसे बड़ा खतरा किससे है? प्रीमा फेसिस से है। वो प्रीमा फेसिस ट्रूथ, यूजीसी के नियमों में एक शब्द बार बार आता है, प्रीमा फेसिस, मतलब पहली नजर में सही लगना। अब सोचिए, अगर कोई शिकायत आए और इक्विटी कमेटी को पहली नजर में सही लग जाए तो आरोपी पहले से ही शक के घेरे में आ जाता है, बिना ट्रायल, बिना क्रॉस एग्जामिनेशन, बिना सबूत की सख्ती। तो कौन बैठेगा इक्विटी कमेटी में? सवाल यही उठता है। यही सवाल सबसे अहम है। तो बैठेगा कौन? कॉलेज प्रशासन या कुछ फैकल्टी, कुछ नामित सदस्य होंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये लोग राजनीतिक दबाव से मुक्त होंगे? क्या छात्र राजनीति का असर नहीं पड़ेगा इन पर? क्या जाति गुटबाजी नहीं होगी? देश के कैंपसों की हकीकत हम सब जानते हैं, सब लोग जानते हैं। ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम भी इसमें है, और ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम सबसे आसान हथियार है। यूजीसी कहती है कि छात्र कहीं से भी कभी भी ऑनलाइन शिकायत कर सकता है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू अगर आप देखेंगे तो कोई आमने सामने नहीं है, कोई तत्काल जवाब भी नहीं है, कोई क्रॉस में क्वेश्चन भी नहीं है, कोई जोखिम शिकायतकर्ता भी नहीं है। मतलब कोई जोखिम शिकायतकर्ता को कोई जोखिम नहीं है, वो डर ही नहीं रहा। यानी एक क्लिक किसी का करियर अटक गया। फॉल्स कंप्लेंट का कोई दंड नहीं है यूजीसी के नियमों में। झूठी शिकायत पर सजा बिल्कुल नहीं है। बदनाम करने पर दंड एकदम नहीं है। अकादमिक नुकसान की भरपाई बिल्कुल नहीं है। यानी अगर शिकायत झूठी निकली भी तो
तो भी शिकायतकर्ता सुरक्षित है, लेकिन आरोपी, उसकी तो इज्जत गई, मानसिक शांति गई, एकेडमिक रिकॉर्ड पर दाग लग गया। और एम्बुड्समैन यानी आखिरी सहारा या औपचारिक दीवार कुछ है कि नहीं है। लेकिन यूजीसी कहती है कि अगर इक्विटी कमेटी से संतुष्ट नहीं है तो एम्बुड्समैन के पास जाइए। लेकिन सवाल यह है कि एम्बुड्समैन किसके अधीन है? यूजीसी के ही सिस्टम का हिस्सा है, वही नियम, वही सोच। तो क्या यह वास्तव में अपील या सिर्फ एक और औपचारिकता है? पावर स्ट्रक्चर पूरी तरह वन वे। पूरा सिस्टम ऐसा डिजाइन किया गया है कि शिकायतकर्ता ताकतवर है, आरोपी डिफेंसिव है, प्रशासन डर में, शिक्षक चुप, छात्र सतर्क और शिक्षा का कुछ पूछो ही नहीं, वो कहीं पीछे छूट जाती है। डर का कैंपस कैसे बनता है? मान लीजिए एक सीन सोचिए, क्लास में बहस, कोई जाति पर रिसर्च, कोई ऐतिहासिक तथ्य, कोई सोशल स्टडीज का टॉपिक। हर बात से पहले डर बनेगा, कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन ना मान लिया जाए, और यही डर शिक्षा को मार देता है। अच्छा, ये आज कुछ लोग इसका जो है बड़ा समर्थन कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका असर क्या होगा? टीचर्स बोलना छोड़ देंगे, स्टूडेंट सवाल पूछना छोड़ देंगे, रिसर्च सेंसिटिव नहीं होगी, सेफ बनेगी, मोडिक्रिटी वो बढ़ जाएगी, एक्सीलेंस घटेगी, और देश वो सिर्फ डिग्री छापेगा, सोच नहीं। तो साथियों, यूजीसी का बनाया हुआ सिस्टम दिखने में एकदम न्यायप्रिय है, अंदर से बिल्कुल असंतुलित है। संरक्षण के नाम पर डर का ढांचा, इक्विटी की बात, ड्यू प्रोसेस की कमी, और यही वजह है कि ये नियम सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि कैंपस संस्कृति का ट्रांसफॉर्मेशन है, वो भी बिना समाज से पूछे। तो दोस्तों, समानता तब खतरे में पड़ती है जब न्याय डर पैदा करने लगे। और यूजीसी रूल्स 2026 सवाल नहीं है नियत पर, सवाल है डिजाइन पर, संतुलन पर और भविष्य पर। क्योंकि आज अगर कैंपस में डर बोया गया तो कल समाज में अविश्वास उगेगा। फैसला आपको करना है। क्या हम समस्या का समाधान चाहते हैं या नई समस्या पैदा कर रहे हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा आप सब। जय हिंद, जय भारत।